हलाकू खान की अफवाज ने पिछले 12 दिन से बगदाद का मुहासरा कर रखा था। जब मुजाहमत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं तो 10 फरवरी 1257 को फसील के दरवाजे खुल गए। 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तिस्म बालला अपने वज़रा और अमरा के हमराह मरकजी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू ने वही किया जो उसके दादा चंगेज खान पिछली निस्फ सदी से करते चले आए थे। इसने खलीफा के अलावा तमाम अशराफिया को वहीं तलवार के घाट उतार दिया और मंगोल दस्ते मलबलात बगदाद में दाखिल हो गए। इसके अगले चंद दिन तक जो हुआ इसका कुछ अंदाजा मुअर्रिख अब्दुल्लाह वसाफ शिराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो शहर में भूखे गधों की तरह फिर गए, इस तरह जैसे गजबनाक भेड़िए भेड़ों पर हिला बोल देते हैं। बिस्तर और तकिए चाकों से फाड़ दिए गए। हरम की औरतें गलियों में घसीटी गईं और इनमें से हर एक तातारीन का खिलौना बनकर रह गई। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद अलिफ लला की शहरजाद का शहर, खलीफा हारून अर रशीद और मामून के कायम करदा दारुल तर्जमा का शहर था। यही वो शहर था जहां मुतरजमों को किताबें तोलकर सोना बतौर मुआवजा दिया जाता था। ये दिलकशा मस्जिदों, वसी कुतुब खानों, आलीशान महल्लात, सरसब्ज बागात, लबालिब बाजारों, इल्मफरोज मदरसों और पुरतयुश हमामों का शहर था। इस बात का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग इस कत्ल-ए-आम का शिकार हुए। मुअर्रिखीन का अंदाजा है कि 10 लाख लोग तलवार, तीर या भाले के घाट उतार दिए गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी थीं। चंद दिन के अंदर अंदर उनसे उठने वाले तअफ़्फ़ुन की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर खैमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। उसी दौरान जब अजीम उश्शान शाही महल को आग लगाई गई तो इसमें इस्तेमाल होने वाले आबनूस और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाके की फिजाओं में फैली बदबू में मद्गम हो गई। कुछ उसी तरह का अदगाम दजला में भी देखने में आया। कहा जाता है कि इस दरिया का मटियाला पानी पहले चंद दिन सुर्ख बहता रहा और फिर सियाह पड़ गया। सुर्खी की वजह वो खून था जो गलियों से बह बहकर दरिया में शामिल होता रहा और सियाही इस वजह से कि शहर के सैकड़ों कुतुब खानों में महफूज नादिर नुस्खे दरिया में फेंक दिए गए थे और उनकी सियाही ने घुल घुल कर दरिया की सुर्खी को मानद कर दिया। फारसी के अजीम शायर शेख सादी खासा अरसा बगदाद में रहे थे और इन्होंने यहीं के मदरसा निज़ामी में तालीम हासिल की थी। चुनूंचे इन्होंने सकूते बगदाद का यादगार नोहा लिखा जिसका एक एक शेर दिल को दहला देता है। हलाकू खान ने जनवरी 29 सना 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज किया था। हमले से पहले उसने खलीफा मुस्तिस्म बालला को धमकी आमेज खत भेजा। लोहे के सोए को मक्का मारने की कोशिश ना करो। सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो। बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो। इसकी खंदकें पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी ना बुलंद तरीन आसमान में। 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तिस्म बालला की वो शान वाओ शौकत तो नहीं थी जो उनके अजीम उश्शान इजदाद के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के बेशतर हिस्से पर उनका सिक्का चलता था और खलीफा को ज़म था कि इस पर हमले की खबर सुनकर मराकिश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान दुश्मन के सामने सीना सिपर हो जाएंगे। चुनूंचे खलीफा ने हलाकू को जवाब में लिखा, नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को कायनात का मालिक समझने लगे हो। जान लो कि मशरिक़ ता मग़रिब खुदा के मानने वाले अहल ईमान मेरी रियाया हैं। सलामती से लौट जाओ। हलाकू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद था। वो पिछले 4 अशरों के दौरान अपने आबाई वतन मंगोलिया से निकलकर 4000 मील दूर तक आ पहुंचे थे और इस दौरान मालूम दुनिया के बड़े हिस्से को अपना मुती बना चुके थे। बगदाद पर हमले की तैयारियों के दौरान न सिर्फ हलाकू खान के भाई मनगू खान ने ताज़ा दम दस्ते भिजवाए थे बल्कि आर्मीनिया और जॉर्जिया से खासी तादाद में मसीही फौजी भी आन मिले थे जो मुसलमानों से सलीबी जंगों में यूरोप की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। यही नहीं, मंगोल फौज तकनीकी लिहाज से भी कहीं ज्यादा बरतर और जदीद टेक्नोलॉजी से बहरावर थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियरों का यूनिट था जो मंजनिकों की तैयारी और बारूद के इस्तेमाल में महारत रखता था। बगदाद के शहरी आतिशगीर मादे नफ्ता से वाकिफ थे, जिसे तीरों से बांधकर फेंका जाता था, लेकिन बारूद से उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उस जमाने का बारूद आहिस्तगी से जलता था। मंगोलों ने इसमें ये जिद्दत पैदा की उसे लोहे या पुकाई गई मिट्टी की ट्यूबों में रख देते थे जिससे वो धमाके से फट जाता था। इसके अलावा मंगोलों ने धुएं के बम बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी। उनकी मंजनिकों ने शहर पर आतिशी बारिश बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, मंगोलों ने फसील के नीचे बारूद लगाकर उसे भी जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया। बगदाद के बासियों ने ये आफत उससे पहले कभी नहीं देखी थी।
ابھی محاصرے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی، اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری 1257 کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ دراصل اس سارے کھیل میں خلیفہ مستسم کا نمک حرام وزیر ابن القمی ملوث تھا۔ ہلاکو خان ابن القمی کی در پردہ دعوت پر ہی بغداد فتح کرنے آیا تھا۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ قرینہ قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ تاریخ کا ایک عبرتناک منظر۔ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب عباسی خلیفہ مستسم باللہ شکست کے بعد آہنی زنجیروں اور بیریم میں جکڑا، بے بسی اور بے چارگی کی تصویر بنا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانا کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور چند دنوں سے بھوکے خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھنے کا حکم دیا۔ پھر مذلول خلیفہ سے کہا، محترم کھانا تناول فرمائیں۔ تاجدار بغداد بے چارگی، بے بسی اور شرمندگی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں یہ ہیرے جواہرات کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے سوال کیا۔ سنا ہے تم اکثر کہا کرتے تھے کہ ہیرے جواہرات دیکھنے سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو انہی سے اپنے پیٹ کا دوزخ ٹھنڈا